बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे। द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज जनरेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग न्यू एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ पर हमारे लिए एक जो मेजर एस्पेक्ट नज़र आता है वो क्या है? दैट इज़ द न्यू एंट्री। व्हाट डू वी कंसिडर अ न्यू एंट्री? जो इसेंशियल सेट आपको नज़र आता है किसी भी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के एक्शंस का, वो है न्यू एंट्री। न्यू एंट्री हम कहते किसको हैं, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। न्यू एंट्री इज़ रेफर्स टू ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू एन एस्टैब्लिश्ड और न्यू मार्केट। ये पहला एस्पेक्ट बनता है जो न्यू एंट्री का हो सकता है, कि जहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? दैट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट आप कहाँ पर देखते हो? आइदर इट कैन बी एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट या फिर ये न्यू मार्केट होती है। इसको हमें समझना और साथ शायद ये भी ज़रूरी है कि मार्केट क्या होती है। मार्केट इज़ अ प्लेस। प्रीवियसली हम जब इसको डिफाइन करते थे तो हम कहते थे मार्केट इज़ अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। लेकिन अब हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो मार्केट इज़ अ प्लेस, ये फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, जैसे आपको वेब सेलिंग नज़र आती है। सो किसी इस्टेब्लिश्ड या नई मार्केट में आप एक नई प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो दिस इज़ वन वे ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरियल एंट्री। दूसरा तरीक़ाकार जो आपको नज़र आता है वो है ऑफरिंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट, यानी आपने बनी बनाई प्रोडक्ट जो आप पहले से बना रहे हो उसी प्रोडक्ट को किसी नई मार्केट में देते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई एम वर्किंग इन गुजरात, चलें जी, मैं आपको पिज़्ज़ा बनाता हूँ और मैं उस पिज़्ज़ा की मार्केट जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ वो क्या है? गुजरात। सो नाउ आई स्टार्ट वर्किंग इन गुजरांवाला। सो दिस इज़ अ न्यू मार्केट जो कि मेरी प्रोडक्ट के हवाले से है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू एंट्री। तीसरा जो आपको एलिमेंट नज़र आता है वो क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव, और वो स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, आपको नज़र आती है। सो आप एज अ होल क्या कर रहे हो? एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। So that is the different aspect of understanding new entry or new entrepreneurial entry. So entrepreneurial entry requires a strategy. Strategy किसको हम कहते हैं? Strategy is a way to achieve your goals. हमारी strategy जो relate करती है वो है न्यू एंट्री के साथ। So entrepreneurial strategy को पहले डिफाइन कर लेते हैं। That is set of decisions, actions and reactions that first generate and then exploit over time a new entry. देखिए जी, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी इज़ अ सेट ऑफ डिसीजंस। डिसीजन किसको कहते हैं? चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। विच प्रोडक्ट टू लॉन्च, विच मार्केट टू एंटर, which type of organization to develop. All these are examples of different types of decisions. सो फर्स्ट अगर हम इसको अज्यूम करें कि हमने कोई डिसीजन कर लिया है, देन उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, विच रिक्वायर्स व्हाट? एक्शंस। एंड देन जब हम मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो हमें सर्टन रिएक्शंस होते हैं, और एंड रिएक्शंस दैट फर्स्ट जनरेट एंड देन एक्सप्लॉइट ओवर टाइम अ न्यू एंट्री। सो हमारे लिए क्या है कि पहली तो हमारे लिए कोई आउटकम जनरेट हो रही होती है, फिर हम उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी दैट इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड 2+1 थिंग। बाकी चैप्टर जो है हमारा वो उन दो चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करता हुआ हमें दिखाई देगा। सो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली द जनरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज़। पहली चीज़ क्या हुई? दैट इज़ जनरेशन, और दूसरी चीज़ क्या होगी? दैट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू एंट्री। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखें तो आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, एक और ये दूसरा हिस्सा। सो स्टेज 1 इज़ न्यू एंट्री जनरेशन,
कि हमने क्रिएट करना है कि हम किस तरह से मार्केट में अपनी एंट्री ले सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि देयर वर 3 वेज कि हम न्यू प्रोडक्ट दे सकते हैं या फिर हम किसी भी मार्केट में नए तरीके से एंटर हो सकते हैं या नई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। सो ये एक कॉम्बिनेशन होगा किस चीज़ का। फर्स्ट थिंग इज़ द नॉलेज एंड देन अदर रिसोर्सेज। इनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो सामने चीज़ आती है वो है रिसोर्स बंडल। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये नॉलेज क्या हो सकता है, देन अदर रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं एंड हाउ डज दिस क्रिएट अ नॉलेज रिसोर्स बंडल। सो ये चीज़ें हमें हेल्प देती हैं असेसमेंट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी कि क्या हम इस मार्केट में इन प्रोडक्ट्स के साथ एंट्री भी हो सकते हैं या नहीं। दिस विल टेक अस टूवर्ड्स द स्टेज 2 न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो हम न्यू एंट्री है उससे हम बेनिफिट गेन करना चाह रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एंट्री स्ट्रैटेजी, रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। इसी से हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे होते हैं। ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर इन 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको डील करता हुआ नज़र आता है। बट दीज आर नॉट ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन हमारे लिए ये जो ये फीडबैक लूप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस फीडबैक लूप विल take us back to where we started, that is feedback loop of resources, जो कि हमें दोबारा से किसकी तरफ लेकर आती है, न्यू एंट्री जनरेशन की तरफ। जैसे अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहती हैं, तो ये फर्म परफॉर्मेंस फीडबैक लूप की सूरत में हमें डाटा प्रोवाइड करेगी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज दैट वी हैव। उसकी बेस के ऊपर हम अपने नॉलेज अदर रिसोर्सेज की बेस पे नए रिसोर्स बंडल्स क्रिएट करते हुए, असेसमेंट ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करते हुए इस सारे प्रोसेस को मेंटेन रख सकते हैं। सो आगे लेकर चलते हैं इसको। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जनरेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसको कह रहे हैं, जब भी हमारे पास कुछ बेनिफिट गेन करने का एक मौका नज़र आता है, उसको हमने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी के नाम से पहचान लिया। अब न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहली जो इसमें एक एस्पेक्ट हमारा अंडरस्टैंड करने वाला बनता है, दैट इज़ रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज, कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे लिए एक सोर्स बने किस चीज़ का, कंपैटिटिव एडवांटेज का। इनमें कुछ लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रिसोर्स किसको हम कहते हैं, एनीथिंग विच हेल्प्स अस टू कन्वर्ट एन इनपुट इनटू आउटपुट, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स होती है। जैसे अब इन रिसोर्सेज को कैटेगराइज अगर हम करना चाहें तो HR एक रिसोर्स है, फाइनेंस एक रिसोर्स है, नो हाउ यानी किसी काम को करने का तरीकाकार ये एक रिसोर्स है, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो हम इन तमाम रिसोर्सेज को एज अ सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, किसका, एज अ कंपैटिटिव एडवांटेज। अब दूसरा लफ्ज़ जो समझना है वो है कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव जैसे हम नाम से समझ रहे हैं, वो जो कि हमारे मुकाबले या कंपटीशन में हो, उससे हमने एडवांटेज लेना, यानी समथिंग दैट वन कैन परफॉर्म बेटर देन देयर कंपैटिटर्स इज टर्म्ड एज अ कंपैटिटिव एडवांटेज। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स बाकियों की निस्बत ज़्यादा अच्छा है, चले मैं एक पिज़्ज़ा फार्म की बात कर लेता हूँ कि जी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं और मेरा कुक जो है वो ज़्यादा अच्छा है देन द कंपीटिंग कंपनीज जो कि उस एरिया में काम कर रही हैं, तो ये मेरा ह्यूमन रिसोर्स मेरे लिए क्या बन गया, एक कंपैटिटिव एडवांटेज बन गया। इफ़ यू हैव मोर फाइनेंसेस, जिसकी वजह से हम मार्केट में ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं, तो वो फाइनेंस हमारा क्या बन गया, कंपैटिटिव एडवांटेज बन गया। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। सो आगे चलते हुए देखते हैं कि रिसोर्सेज को हम जो कंसिडर करते हैं कि दे आर एज अ basic building blocks to a firm's functioning and performance, the inputs into the production processes। जैसे हमने भी स्टार्ट में भी डिफाइन किया था कि all those things which helps to convert inputs into the outputs हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं और वही हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग क्रिएट करती है और उसी से हम परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं। ये रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको हम डिफरेंट वेज में कंबाइन कर सकते हैं और बंडल ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी फर्म को इट्स कैपेसिटी टू अचीव सुपीरियर
परफॉर्मेंस। बंडल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हम इसके ऊपर पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए वैल्यूबल हैं। जैसे एचआर भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। सो ये बंडल ऑफ रिसोर्सेज जो हैं फार्म की कैपेसिटी क्रिएट करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकता है। रिसोर्सेज के हवाले से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडर होती है वो है कि रिसोर्सेज मस्ट बी वन थिंग वैल्यूएबल, सेकंड थिंग दे मस्ट बी रेयर, और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं कि इनइमिटेबल। सो इमिटेट करना किसको कहते हैं? जिसको कॉपी किया जा सके। सो इनइमिटेबल से क्या मुराद हो गया कि वो रिसोर्सेज जिनको दूसरे लोग इस तरह से कॉपी नहीं कर सकते। सो इन्हीं तीनों लफ्ज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएबल? वैल्यूएबल हम कहते हैं जब कोई भी रिसोर्स कंपनी को इनेबल करता है कि वो अपनी जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसको हम गेन कर सकते हैं, या हमें कोई अगर थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं तो हम उन थ्रेट्स से बचने की कोशिश कर सकते हैं, या वो वैल्यूएबल तब होगा जब वो हमें मौका देता है कि हम उसकी बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स और वी कैन क्रिएट सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिसको अल्टीमेटली कस्टमर वैल्यू दे सकता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है जी? रेयर। रेयर के लफ्ज़ी मानी जो कि इतना आम ना हो, means whenever a resource is possessed by a few, that is where it is called as rare. जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर कोई चीज़ है और कंपैटिटर के पास वो ना हो तो हम उस रिसोर्स को रेयर कह सकते हैं। थर्ड थिंग इज इमिटेशन और इमिटेबल। अब हमने क्या कहा कि वो रिसोर्स जो कि कॉपी इजीली हो जाए वो इमिटेबल है, और उस रिसोर्स को हम ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं विच इज़ नॉट इमिटेबल। जब रेप्लिकेशन जो है किसी भी रिसोर्स की या कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज की वुड बी डिफ़िकल्ट टू अचीव बाय एनी कंपैटिटर, तो वो क्या होगा? इनइमिटेबल होगा। सो जनरेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी को आगे लेकर चलते हैं और क्रिएटिंग अ रिसोर्स बंडल की बात करते हैं कि हमें बंडल किसको हमने कहा? जब हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। सो व्हेन एवर वी आर मेकिंग डिफरेंट रिसोर्सेज गैदर्ड, तो वो हमारे पास रिसोर्स बंडल बन गया। अब ऐसा रिसोर्स बंडल हमने क्रिएट करना है जो कि हमारे लिए पिछले 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करता हो, जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल भी हो, रेयर भी हो और इनइमिटेबल भी हो। सो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या चीज़ें हैं? पहली यह बात आती है कि एंटरप्रेन्योर्स नीड टू ड्रॉ फ्रॉम देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। अब ये यूनिक एक्सपीरियंस क्या है और नॉलेज क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे पास जो पास्ट प्रैक्टिसेस थी उसकी बेस के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किसी और का नहीं है। सो दैट इज़ वेयर दिस रिसोर्स इज़ वैल्यूएबल। यानी वो रिसोर्स क्या बना? वो मेरा नॉलेज या नो हाउ बना कि ये काम कैसे करते हैं। सो वो मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। सो किसी भी इंडिविजुअल के यूनिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसका नॉलेज जो है वो वैल्यूएबल भी हो सकता है और उसको हम रेयर भी कह सकते हैं। देन ये जो नॉलेज है इसकी हम कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे पहली और दूसरी कैटेगराइजेशन कि मार्केट नॉलेज और दूसरा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। मार्केट नॉलेज से क्या मुराद है? हमारी वो इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी, वो नो हाउ और स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ मार्केट एंड इट्स कस्टमर्स। जैसे मैंने अभी बात की कि मुझे किसी काम को करने का पता है। फॉर इंस्टेंस जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं एक बाइकर हूँ और आई हैव बिन ड्राइविंग दिस बाइक फॉर ईयर्स एंड ईयर्स और उसको मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे ट्रैवलिंग में किस किस्म की बाइक चाहिए, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ हों, कौन से सर्टन फीचर्स हों कि वो बाइक किसी ट्रैवलर के लिए ज़्यादा बेहतर बन सकती है। सो आई एम इन अ बिज़नेस ऑफ मेकिंग बाइक्स। अब मैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ दैन एनी अदर पर्सन, और उसकी बिना पर मैं एक ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी नो हाउ, ये मेरा क्या हो गया?
मार्केट नॉलेज हो गया। इसके साथ साथ आगे हम कस्टमर की भी बात करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स की भी बात करते हैं, जहाँ पे मेरे साथ जो डिफरेंट ड्राइवर्स थे वो कहते थे इस बाइक में ये हो, इस बाइक में वो हो, तो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है, वी विल बी विलिंग टू पे फॉर दैट एट्सेट्रा। दूसरा नॉलेज जो हमारे पास बनता है वो है दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जैसे नाम से आपको रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू वेज टू क्रिएट न्यू नॉलेज। देखिए, अब हम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं किसको ग्रैब करने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ द लेज़र टेक्नोलॉजी। सो लेज़र वाज इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट 25-27-30 साल पहले इन्वेंट हुआ, और उसी की बेस के ऊपर आपको आज डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। जैसे ड्रिलिंग, जो ट्रेडिशनल ड्रिल से यूज़ की जाती थी, आज लेज़र ड्रिलिंग जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आती है। आई ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल ऑपरेशंस आपको नज़र आते थे, लेकिन लेज़र टेक्नोलॉजी की नो हाउ ने कन्वर्ट किया इनटू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मशीन्स, जो कि आज लेज़र बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे होते हुए नज़र आते हैं। सो जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो आपको सपोर्ट करता है किसी एक चीज़ पे, और उसको हम किसकी तरफ लेकर जाते हैं, दैट इज़ इन्वेंशन। और वो इन्वेंशन जो है आपको लीड करती है टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट एज वेल। सो यहां तक हम रखते हैं इस लेक्चर को। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या किया कि हमने न्यू एंट्री की बात की, और हमने कहा कि न्यू एंट्री क्या होती है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट में हम एंटर हो सकते हैं इनटू एस्टैब्लिश्ड मार्केट। हम एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट जो है नई मार्केट में लेकर जा सकते हैं, या एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरल स्ट्रैटेजी के हवाले से हमने 3 स्टेजेस की बात की, न्यू एंट्री जनरेशन, न्यू एंट्री एक्सप्लॉयटेशन और फीडबैक लूप ऑफ द रिसोर्सेज। और पहला एस्पेक्ट जो जनरेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी है, उसमें हमने रिसोर्सेज को देखा। रिसोर्सेज की कुछ मस्ट चीज़ें हमने देखी कि दे मस्ट बी वैल्यूएबल, रेयर एंड इनइमिटेबल। और जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी में हमने देखा कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने एक रिसोर्स बंडल को, जिसमें हमारे पास मार्केट नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.